इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे इंटरनेट क्या है, इसका इतिहास क्या है, इंटरनेट के प्रकार क्या है, या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, मतलब इंटरनेट को अच्छे से प्रॉपर वे से सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए जो उसके प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, उनके काफ़ी सारे टाइप्स हैं। और फिर इसी में इंटरनेट और इंट्रानेट और एक्सट्रानेट के बीच में अंतर को पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि डब्ल्यू क्या है, जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। और इसी से रिलेटेड जो HTML और HTTP है, ये क्या होता है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। फिर इंटरनेट नेटवर्क के प्रकारों को पढ़ेंगे। फिर सर्च इंजन और जो वेब ब्राउज़र होता है, ये क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनको पढ़ेंगे। तो ये वीडियो अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इसमें बहुत ही सरल लैंग्वेज में, किताब से हटकर जो भाषाएं रहती हैं, जो आपको किताब या बुक्स में रहती हैं, वो थोड़ी टफ लैंग्वेज होती हैं, आपको समझ जल्दी नहीं आती हैं। तो इस वीडियो में इतनी सरल भाषा में इस वीडियो को बनाया गया है कि समझने में आसानी होगी। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स जैसे कि इसमें दिए हुए हैं इंटरनेट से रिलेटेड, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, और इंटरनेट क्या है इसके विषय में जानेंगे। तो इंटरनेट का पूरा जो नाम होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्या होता है? इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेट का पूरा नाम होता है। इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ता है। क्या है आपको पता है? इंटरनेट तो आप सभी चलाते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इससे एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन पूछते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये एक पैकेट रूटिंग नेटवर्क है। पूछा जाता है इंटरनेट में कैसे जो उसका रूट नेटवर्क होता है, ये किस फॉर्म में जाता है, तो ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जाता है, जो IP और TCP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। IP TCP क्या है, उसको आगे डिटेल से बताएंगे। बस ये जान लीजिए कि इंटरनेट जब हम लोग उपयोग करते हैं, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई भी चीज़ देते हैं, या मैसेजिंग करते हैं, या किसी प्रकार से भी डाटा का संचार करते हैं, तो उसमें IP और TCP प्रोटोकॉल होता है। इसकी मदद से ही ये सारा प्रोसेस वर्क करता है, अनुमति देता है। जैसे कि टेक्स्ट, चित्र, वीडियो या आदेश या संदेश, जो भी हम ट्रांसफर डाटा करते हैं एक दूसरे से सिस्टम में, किसी भी थ्रू, बाय मेल हो या बाय ईमेल हो, बाय मैसेजिंग हो, एनीवे। फिर अगला पॉइंट है, किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी होती है। अगर हम अपने फ़ोन में कंप्यूटर या फ़ोन पे नेट चलाना चाहते हैं, तो किसके थ्रू चलेगा? हम कोई ना कोई, जैसे जियो हो गया, एयरसेल हो गया, BSNL हो गया, हम किसी ना किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की मदद लेते हैं। उसके बाद ही हम अपने फ़ोन पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट का जनक विंटन सेर्फ को माना जाता है, और इन्हें TCP और IP जो प्रोटोकॉल है, इसके निर्माण के सह डिजाइनर भी जाना जाता है। इंटरनेट के जनक के रूप में आप विंटन सेर्फ का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंटरनेट का इतिहास। क्या है इंटरनेट का इतिहास? इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई? तो 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसका शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया था, जो 4 कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया था। सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत 1969 में अमेरिका में की गई थी। अमेरिका के रक्षा विभाग, जो उसका जो नाम है ARPANET, कभी कभी ARPANET का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, आप याद रखेंगे, इसके द्वारा बनाया गया था। और फिर जब 1989 में HTML आया। HTML क्या है, इसकी खोज की गई। तो HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी जो आविष्कारकर्ता या खोजकर्ता के रूप में जिनको जाना जाता है, इनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली को जाना जाता है, और टिम बर्नर्स-ली को WWW के भी आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो जो HTML और WW क्या है, ये देखेंगे। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। टिम बर्नर्स-ली इसके आविष्कारक हैं। यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज इन सेंस, जैसे कि हम ब्राउजर में अपने इंटरनेट में या किसी भी चीज़ में अपने फ़ोन पे जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं, वो किसके, जो हमको लिंक देता है, या कुछ जैसे हमको सर्च करना है, व्हाट इज़ द फेसबुक, या व्हाट इज़ द इंदिरा गांधी, व्हाट अबाउट महात्मा गांधी, तो जिन इन सब टॉपिक्स के विषय में जो हम सर्च करते हैं, जो उस पर लिख के आता है, तो वो सब किसके थ्रू लिखा गया है? वो यही लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। हम वेब पेज के माध्यम से ही तो सारी जानकारी और जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू जो गूगल में सर्च करते हैं, किसके थ्रू आता है? ये सब HTML के द्वारा लैंग्वेज बनाई जाती है, लिखा जाता है, उसके बाद ही हम उसको देख सकते हैं। वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल वेब एप्लीकेशंस को बनाने में भी किया जाता है। मतलब इंटरनेट से जितनी भी रिलेटेड भाषाएं को जो लैंग्वेज सब बनाई जाती हैं, ये सब हम HTML के माध्यम से
देख सकते हैं। और इसको कब 1989 में बनाया गया था। और फिर 1989 में ही WWW, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, इसको भी टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया था। अब ये क्या है, तो WWW एक ऐसी प्रणाली है जो दस्तावेज को हाइपर टेक्स्ट लिंक द्वारा जोड़ती है। मतलब कि जैसे कि हमने गूगल में कोई चीज़ सर्च किया कि व्हाट अबाउट महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के विषय में जो आया उसके नीचे काफ़ी सारी लिंक आ जाएंगी। फिर हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो दूसरी प्रकार की इन्फॉर्मेशन होगी। इस लिंक को क्लिक करेंगे, उसी से रिलेटेड है। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो इसमें हो सकता है और अच्छी जानकारी दी हो। इसको क्लिक करेंगे तो हो सकता है उस शॉर्ट में जानकारी दी गई हो। और नीचे क्लिक करेंगे तो हमें जिस प्रकार से सारी हमको जो ब्राउज़र जो कह सकते हैं, सर्च इंजन में जितनी भी सारी चीज़ें हमको शो करती हैं, तो ये WWW के माध्यम से ये एक दूसरे से जो फाइलें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे लिंक रहते हैं। बस यही चीज़ है। WWW एक ऐसी प्रणाली है जो सारे डॉक्यूमेंट्स को, इंटरनेट पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हाइपर टेक्स्ट लिंक के द्वारा जोड़ती है। हाइपर टेक्स्ट लिंक के माध्यम से उपयोगकर्ता एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जा सकता है। वही जो बताया, अभी इस लिंक पर गए, फिर उस लिंक पर गए, उसको बैक किया, फिर दूसरे लिंक पर चले गए। तो ये सब किसके द्वारा प्रोसेस है, ये वर्ल्ड वाइड वेब। आप HTML समझ गए, HTML भाषा होती है जिसमें वेब सारा लिखा रहता है। और WWW क्या है, तो ये हाइपर टेक्स्ट लिंक द्वारा सारे वेब पेजों को एक दूसरे से कनेक्ट रखती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में इंटरनेट को कब लाया गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है 15 अगस्त 1995 में। 15 अगस्त 1995 याद रखेंगे, इंटरनेट भारत में शुरुआत की गई, मतलब लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, तो VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या नाम है, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इसको, इंटरनेट को अपने भारत में लॉन्च किया गया था। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से डायल अप, ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, सैटेलाइट है, ISDN है और लिस्ट लाइन है। तो अब इनके विषय में पढ़ेंगे एक एक करके। थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज़ किससे रिलेटेड है। अगर आपने सारी थ्योरी पढ़ी होगी तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जब अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये बहुत ही थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। कि जब अगर आप वो उन क्वेश्चनों को तभी अप्रोच कर पाओगे अच्छे से जब आपने उसके विषय में थोड़ी साधारण या सरल भाषा में उसको अच्छे से समझा होगा। तो बस ये उसी का प्रयास है कि आपको ये सारी चीज़ें जो इनसे भाषाएं हैं या कह सकते हैं जो शब्दावलियां हैं इनकी क्या है, कैसे है, ये सब आपको सरल लैंग्वेज में समझ में आएगा। तो इसके फॉर्म में देखेंगे डायल अप। डायल अप क्या है इंटरनेट के प्रकार में, तो डायल अप इंटरनेट को एक्सेस करने की सबसे पुरानी तकनीक ही है। डायल अप क्या है, इंटरनेट को चलाने की, एक्सेस करने की सबसे पुरानी टेक्निक है। सबसे पुरानी टेक्निक पूछा जाएगा इंटरनेट की तो डायल अप बताएंगे। डायल अप कनेक्शन में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर को टेलीविजन लाइन से जोड़ा जाता था। लाइन से जोड़ा जाता है तो ऑटोमेटिक ये बहुत ही धीमे वर्क करती होगी, टेलीफोन लाइन के साथ जोड़ा जाता है। और डायल अप की इंटरनेट स्पीड भी काफ़ी कम होती है, इसकी वजह से इसका इस्तेमाल आज के समय में बहुत कम किया जाता था। ये शुरुआती समय में किया गया था जब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, और बहुत ही धीमी स्पीड से चलता था। और ये सबसे पुरानी तकनीक है। आपको दो चीज़ याद रखनी है, सबसे धीमी थी और सबसे पुरानी टेक्निक है क्या, डायल अप सर्विस। नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड क्या है, जिसका इस्तेमाल आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है। यह इंटरनेट से जुड़ने का एक लोकप्रिय तरीका है, वह अच्छी गति प्रदान करता है। अधिकतर आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज में या ऑफिस एरिया होते हैं, यहाँ पर ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध है। इंटरनेट की इसमें बहुत ही अच्छी और तेजी गति से ये चलता है, जिसमें केबल की मदद से इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है। ब्रॉडबैंड यूजर को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूजर को हाई स्पीड जो इंटरनेट कनेक्शन है इससे स्पीड तेज हो जाती है, मतलब जिसकी वजह से यूजर डेटा और फाइलों को तेज गति से ट्रांसफर करता है। और इसकी स्पीड कम से कितनी होती है, तो 100 मेगा मतलब MBPS क्या होता है, मेगाबाइट पर सेकेंड। ठीक है, कंप्यूटर को गति की मापने की स्पीड होती है MBPS, तो इसकी स्पीड कितनी होती है 100 MBPS होती है। अब आपको पता चल गया ब्रॉडबैंड क्या है। नेक्स्ट है वाईफाई, इसको भी सब जानते होंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल लैंग्वेज में देख लेंगे। तो वाईफाई का जो नाम है पूरा, तो वाईफाई शॉर्ट है, पूरा नाम है इसका वायरलेस फिडिलिटी। इसका उपयोग भी सभी लोग करते होंगे, वायरलेस फिडिलिटी का। तो वाईफाई में इंटरनेट के साथ जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार की केबल की आवश्यकता नहीं होती है। वाईफाई तो हम डायरेक्ट पासवर्ड या अगर पासवर्ड नहीं लगा है तो बिना पासवर्ड से भी यूज कर सकते हैं, मतलब वायरलेस सुविधा है ये। वाईफाई की अधिकतम रेंज ये पूछी जाती है एग्जाम में, तो वाईफाई की अधिकतम रेंज कितनी होती है 100 मीटर तक। अगर इससे दूर जाएंगे, इस रेंज से दूर जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए 100 मीटर के अंदर ही रहना होता है। यदि हम 100 मीटर से बाहर चले जाते हैं तो ये वाईफाई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक इंटरनेट का प्रकार है, वाईफाई हो गया। नेक्स्ट देखेंगे सैटेलाइट।
सैटेलाइट क्या है? तो सैटेलाइट का इस्तेमाल उन जगहों पर इंटरनेट की सुविधा देने के लिए किया जाता है जहां ब्रॉडबैंड की सुविधा मौजूद नहीं होती है। जैसे अब जो हमारे जो मैप्स होते हैं जो सैटेलाइट के माध्यम से तो काम करते हैं, तो ये इंटरनेट की ऐसी सुविधा है जहां पर मतलब इंटरनेट की सुविधा ना हो, तो वहां पर हम सैटेलाइट के माध्यम से ये सारा जो डेटा है ये सारा कवर कर सकते हैं। किसके माध्यम से? सैटेलाइट के माध्यम से। ये भी एक वायरलेस कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट से जुड़ने के लिए केबल का उपयोग नहीं करना पड़ता है। इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है, मतलब धीमे धीमे स्लो इसका प्रोसेस है सैटेलाइट का। लेकिन अधिकतर जो आकाशीय संरचना या आकाशीय गतिविधियां हैं ये सब सैटेलाइट के माध्यम से ही होती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे ISDN। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या है ISDN का? इंटीग्रेटेड क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। ये एक टेलीफोन नेटवर्क है जो ग्राहकों को इंटरनेट के साथ वॉइस कॉल और डेटा ट्रांसफर जैसी सुविधा भी प्रदान करता है। अब जब इंटरनेट के माध्यम से जो हम कॉल करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लीजिए, तो किसके माध्यम से होता है? ये इसी नेटवर्क से होता है, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो ग्राहकों को इंटरनेट के साथ वॉइस कॉल या वीडियो कॉल जैसी सुविधा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे तो ये इसका नाम है लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन क्या है? ये एक टेलीफोन लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? टेलीफोनिक लाइन होती है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। लीज लाइन का इस्तेमाल सिर्फ बहुत बड़ी कंपनियों के द्वारा ही किया जाता है, मतलब छोटे एरिया में नहीं, इसका उपयोग लार्ज एरिया में किया जाता है, मतलब बहुत बड़ी कंपनियों के द्वारा किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा डेटा से संबंधित कार्य होता है। और इसकी स्पीड की बात की जाए तो 1 मेगा MBPS से 10 GBPS होता है। ये M से होता है मेगा और G से होता है गीगाबाइट पर सेकेंड। तो कितना होता है? 1 MBPS से 10 GBPS तक होता है लीज लाइन का। बस आप मेरे को इतना याद रखना है, ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के द्वारा ही इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गए सारे आपने इंटरनेट के प्रकार पढ़ लिए। अब हम जानेंगे कि IP एड्रेस क्या होता है। ये सारी इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपको एग्जाम में देखने को मिली होगी। तो IP एड्रेस क्या होता है? IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब सुरक्षा, सुरक्षा मतलब कि इंटरनेट की सुरक्षा। तो उसी से रिलेटेड ही एक पता होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में IP एड्रेस बोलते हैं। ये क्या होता है? तो ये एक ऐसा यूनिक संख्यात्मक पता होता है, मतलब कि डिजिट के हिसाब से एक पता, जैसे कि हमारा घर है यहाँ पर लोकेटेड है, तो यहाँ का इस एरिया का कोई ना कोई पता होगा ना। ये जैसा ये कोई ऑफिस है तो यहाँ का कोई ऑफिस का पता होगा, तो मतलब किसी एक विशिष्ट चीज की पहचान को इंडिकेट करता है। तो ऐसे ही IP एड्रेस है। IP एड्रेस जो इंटरनेट के जरिए इंटरनेट का जो एक तार्किक पता होता है इसको इंडिकेट करता है, जो इंटरनेट या नेटवर्क पर किसी डिवाइस को विशिष्ट रूप से पहचानता है। मतलब यदि हम इंटरनेट में डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे इस डाटा से इस डाटा में, तो उसमें जो IP एड्रेस होता है ये हमें पता चल जाता है। हमें नहीं, मतलब कि जो इसके काफ़ी बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं वो IP एड्रेस के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि ये नेटवर्क जो आया है, मैसेज आया है या कुछ डाटा आया है, ट्रांसफ़र किया गया है, तो इसका IP एड्रेस के थ्रू वो उस सिस्टम को पता कर सकता है, उसकी लोकेशन पता कर सकता है। ये हर डिवाइस को, चाहे वह कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन हो या कोई अन्य नेटवर्क डिवाइस हो, वो उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है इंटरनेट से रिलेटेड। हम मतलब कि तार्किक। इसी में एक होता है मैक एड्रेस, उसको भी नीचे पढ़ेंगे। अब आपने इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ा, IP एड्रेस। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल्स 2 वर्जन के हैं। जो IPv4 है ये है सबसे पुराना, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल का, और जो ये IPv6 है ये V है तो ये वर्जन का इंडिकेट है। V4 जो पुराना था और V6 है ये नया अपडेटेड वर्जन है। तो इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इनके थोड़े से डिफरेंस है, देख लेंगे क्या डिफरेंस है। जो IPv4 है इसमें 32 बिट्स का लंबाई का एड्रेस होता है। पूछा जाता है IPv4 में जो इसका लंबाई का एड्रेस होता है कितने बिट्स का होता है, तो आपको याद रखना है 32 बिट्स का होता है। और यहीं IPv6 की बात की जाए तो इसमें जो इसका एड्रेस होता है ये 128 बिट लंबाई का एड्रेस होता है। 4 में 32 का होता है, 6 में 128 का होता है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी, मतलब इसको 1981 में लॉन्च किया गया था, तब से ये चल रहा है। अब जो नए सिस्टम बन रहे हैं तो अब उसमें ये क्या कर दिया गया है, जो IPv6 जब से आया है 1998 से, तब से IPv6 को ही प्रोसेस किया जा रहा है। IPv4 1981 में और जो IPv6 है इसको 1998 में चालू किया गया था, मतलब लॉन्च किया गया था या लाया गया था। ये एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है। न्यूमेरिक मतलब कि अंक कह सकते हैं, 1 2 3 4 इस फॉर्म में इसका एड्रेस होता है।
और इसमें 4 फील्ड्स होते हैं। 4 फील्ड्स अभी नीचे बताएंगे, इसका एग्जाम्पल जब देंगे तो 4 ब्लॉक कह सकते हैं, 4 फील्ड्स या 4 ब्लॉक होते हैं। और ये फील्ड को डॉट के द्वारा सेपरेट किया जाता है। और इसमें देखेंगे ये एक अल्फा न्यूमेरिक मतलब इसमें जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD वगैरह, उसके साथ न्यूमेरिक को रखा जाता है, उसके साथ नंबरों को रखा जाता है, जिसमें 8 फील्ड्स होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 4 और इसमें 8। ये काफ़ी बड़ा है 8, ये छोटा है 4। और इन फील्ड्स को कॉलन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। जो IPv4 प्रोटोकॉल होता है, इसको इनके जो फील्ड्स या ब्लॉक्स होते हैं उनको किसके द्वारा किया जाता है? हैशटैग, डॉट, कॉलन या कॉमा। तो आपको याद रखना है, जो IPv4 है इसको डॉट के द्वारा, फुल स्टॉप के द्वारा, और जो IPv6 है इसको कॉलन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। इसके पास सीमित संख्या में IP एड्रेस होते हैं, इसके पास ज़्यादा IP एड्रेस नहीं होंगे, मतलब कि ये ज़्यादा आपको पता नहीं दे पाएगा जब सिस्टम को बनाया जाता है, तो इसमें इतने सारे नहीं होते हैं। जबकि IPv6 के पास काफ़ी मात्रा में, मतलब कह सकते हैं अनलिमिटेड इसके पास IP एड्रेस ये बना के दे सकता है। अगर उसकी बात की जाए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इनक्रिप्टेड और ऑथेंटिफिकेशन प्रदान नहीं करता है, मतलब इसमें कह सकते हैं सुरक्षा का कोई भी इशू नहीं रहता है। जैसे कि ये अनक्रिप्शन मतलब इनक्रिप्शन मतलब कि जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन जिसको जानते हैं हम, इसमें सुरक्षा इतनी ज़्यादा नहीं रहती। इनक्रिप्शन मतलब ये जैसे एक ये सिस्टम है, या कह लिया ये एक मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन है, यहाँ से मैसेज यहाँ पर भेजा गया, तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी ऐप मैसेज को इन कोड मतलब कोड में देता है, और फिर यहाँ पर कोड जब जैसे मान लिया यहाँ पर नेट बंद है तो व्हाट्सएप मैसेज नहीं आएगा, तो ये मैसेज यहाँ तब तक कोड के फॉर्म में रुका रहेगा जब तक यहाँ का नेट चालू नहीं हो जाएगा। जैसे ही यहाँ का नेट होगा तो ये फिर कोड के ही फॉर्म में यहाँ पर आएगा और यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा कि इसने क्या मैसेज दिया, मतलब कि यहाँ पर कोई चीज़ देख नहीं सकता है। इनक्रिप्शन और ऑथेंटिफिकेशन मतलब कि इसमें कोई प्रामाणिकता का प्रदान नहीं करता है, मतलब कि ये सुरक्षित कम सुरक्षित है। और यदि यहीं IPv6 की बात की जाए तो ये इनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन को प्रदान करता है, मतलब सुरक्षात्मक रहता है, सुरक्षात्मक के फॉर्म में भी ये अच्छा है, इसलिए आजकल IPv6 का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अब ये देखेंगे इसका एग्जाम्पल, मतलब कि वंस किस फॉर्म में इसका एड्रेस दिया रहता है। जैसे कि 166 पॉइंट बताया था आपको, किससे हम सेपरेट करते हैं। देखो उसमें 4 फील्ड होते हैं, 1 2 3 4, 4 फील्ड या ब्लॉक होते हैं। इसको फुल स्टॉप के मतलब ये जो पॉइंट होता है इसके द्वारा इसको सेपरेट किया जा सकता है। और इसमें रेंज की बात की जाए तो 0 to 255 तक रेंज होती है, मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर दे दिया गया 259.92.28.10, तो उसमें पूछ इस तरह के काफ़ी सारे आपको डिजिट 4 या 5 ऑप्शन है तो दे देगा। फिर पूछ लेगा इसमें से कौन सा IPv4 का उदाहरण है, तो IPv4 की पहचान क्या होगी, तो ये 0 to 255 से ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा दिया गया हो 198.28.30, तो जो जिसकी रेंज 255 मतलब 255 से कम होगी तो वही IPv4 का एग्जाम्पल होगा। तो इस तरह में आता है कि इसमें से पहचानिए, तो आपको ये पहचान याद रखनी है, इनके कोई भी डिजिट 255 से ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। और ये वाला याद रखेंगे, इसमें कोई रेंज नहीं होती है और इसका फॉर्म इस तरह में होता है। इसको देखिए इसमें 8 बताए थे, इसमें 8 ब्लॉक्स होते हैं और इसको सेमी कॉलन के द्वारा सेपरेट या अलग किया जाता है। तो ये हो गया अंतर। अब देखेंगे मैक एड्रेस क्या है। जो IP एड्रेस था वो एक तार्किक पता कह सकते हैं, और ये जो मैक एड्रेस होता है ये भौतिक पता होता है, मतलब कि हार्डवेयर पर देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। इसे कभी कभी हार्डवेयर पता भी कहा जाता है। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, ठीक है। इसे कभी कभी हार्डवेयर पता भी कहा जाता है और ये एक विशिष्ट 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसका उपयोग नेटवर्क पर उपकरणों की पहचान करने के लिए दिया जाता है। उदाहरण के लिए इसका इस प्रकार से मैक एड्रेस होता है और इसको डैश के द्वारा सेपरेट किया जाता है। मैक एड्रेस एक भौतिक पता होता है जबकि IP एड्रेस क्या होता है, तार्किक पता होता है। ये नेटवर्क के थ्रू चलता है। और भौतिक एड्रेस में, मैक एड्रेस में जैसे कोई सिस्टम है उसको कोई ना कोई जब सिस्टम को बिल्ड किया जाता है मतलब बनाया जाता है तो उसमें कोई ना कोई डिजिट के द्वारा अल्फा न्यूमेरिक कोड के द्वारा उसको इंडिकेट मतलब उसकी पहचान के लिए कि इसमें ये किस चीज़ से लगा हुआ है, इसको ये किस तरीके से बनाया गया है, कहाँ बनाया, मतलब उसके कोड के थ्रू उस जो भी इसका इंजीनियर इस मैक एड्रेस को देखेगा पहचान जाएगा कि इस सिस्टम की क्या वेराइटीज़ है, कैसे बना है, क्या इसमें किस प्रकार का चिप लगा है, मतलब सारी जानकारी इसके थ्रू मैक एड्रेस के थ्रू पता चल जाती है। मैक एड्रेस IP एड्रेस पता चल गया। IP एड्रेस नेटवर्क जब इंटरनेट का यूज करते हैं तब यूज होता है। IP एड्रेस नेटवर्क पर एक डिवाइस का पता लगाता है, जबकि मैक एड्रेस जो होता है ये इंटरनेट
मतलब सॉरी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के साथ जुड़ा रहता है, जिसको शॉर्ट में एनआईसी बोलते हैं। अब देखेंगे एनआईसी क्या होता है। तो एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे नेटवर्क इंटरफेस नियंत्रक एनआईसी नेटवर्क एडॉप्टर या लैन एडाप्टर के रूप में भी जाना जाता है। ये एक हार्डवेयर घटक है जो किसी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। नेटवर्क से कौन जोड़ता है? एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मैक एड्रेस देख लिया आपने और आईपी एड्रेस देख लिया। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल मतलब सुरक्षा देना इंटरनेट को। जब इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो कैसे सुरक्षित है, तो उसी के विषय में जानेंगे, देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा के आदान प्रदान या ट्रांसफर करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, इसे ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। बिना प्रोटोकॉल्स के माध्यम से हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्रोटोकॉल आवश्यक है जब भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अभी आगे काफ़ी सारे टाइप्स के जब प्रोटोकॉल्स बताएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोटोकॉल्स कहाँ कहाँ क्या वर्क करता है, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। ईमेल सेंड करने में, भेजने में या लेने में, सर्च करने के लिए या वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, ऑडियो कॉल करने के लिए, सारा जितना भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं फ़ोन में, कहीं ना कहीं हमें प्रोटोकॉल इनबिल्ड हो रहा होता है, लेकिन हम देख नहीं सकते इसको ना कि हाँ ये कैसे सुरक्षा हो रही है। लेकिन ये सब नेटवर्क की ही देन है जो हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को का यूज़ के साथ इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो देखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के जो नीचे इस्तेमाल दिए गए हैं और काफ़ी टाइप्स के हैं, ये लिखे हुए हैं। देखेंगे इनमें से पहला जो है टीसीपी है, टीसीपी आईपी। इसको अक्सर एक साथ पढ़ते हैं, कि अभी नीचे बताएंगे क्यों एक साथ पढ़ते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी को, आईपी एड्रेस मतलब आईपी नेटवर्क को हमें कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है ना, अभी ऊपर बताया था। तो वही इसलिए इनको साथ ही में पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है यूडीपी। तो इसे यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल बोलते हैं। यूडीपी का फुल फॉर्म यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है पीओपी। पीओपी का पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आप इसके पोर्ट नंबर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी पोर्ट नंबर भी याद रखें। कुछ इंपॉर्टेंट जो पोर्ट नंबर हैं इनको जरूर याद रखेंगे। तो पीओपी का जो पोर्ट नंबर होता है ये 110 होता है। क्या होता है? 110 होता है। अगला है एसएमटीपी। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का उपयोग मेल्स, जो हम लोग मेल जीमेल या ईमेल का यूज करते हैं, उसके लिए यूज होता है, मेल को भेजने के लिए। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर क्या है? तो 25 है। फिर है एफटीपी। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल का स्थानांतरण करने के लिए इसका यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर 21 है। फाइल का 21, फाइल 21 याद रखेंगे। एसएमटीपी का 25, एसएमटीपी 25, पीओपी 110, पीओपी 110। नेक्स्ट है एचटीटीपी। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 80। हाइपर टेक्स्ट का क्या होता है? 80। फिर इसी का सिक्योर वर्जन है HTTPS। तो इसका पोर्ट नंबर है 443। ये 5 जो प्रोटोकॉल है ये जरूरी, इसके जो पोर्ट नंबर है जरूर याद रखेंगे। FTP का 21 है। HTTP का पोर्ट नंबर 80 है। और जो इसका सिक्योर वर्जन है इसका 443 है। अगला देखेंगे टेलनेट। टेलनेट का पूरा नाम है टर्मिनल नेटवर्क। नेक्स्ट है ग्रोफर। और अगला है VoIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। लास्ट है DHCP। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या है? DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो अब जो नीचे पढ़ेंगे, अब हम एक एक करके सारी डिटेल जानेंगे कि जितने भी प्रोटोकॉल्स ऊपर देखे इसके क्या काम है, कहाँ यूज होता है, कैसे वर्क करता है। पहला देखेंगे टीसीपी। टीसीपी और आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये क्या है? तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से काम करता है, उसके साथ मिलकर मतलब कार्य करता है। यह प्रोटोकॉल नेटवर्क में कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच होने वाले संचार, जो कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग इंटरनेट के माध्यम से, तो संचार से पहले कनेक्शन को स्थापित करता है या स्टेब्लिश करता है। इसका इस्तेमाल अलग अलग डिवाइस के बीच को कम्युनिकेशन और सूचनाओं को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, जो कि डेटा पैकेट्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजता है। अभी आपको बताया था जैसे ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, यहाँ पर कोई ना कोई डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी तरीके से। तो ये सबसे पहले आईपी एड्रेस पहले इसमें वर्क करता है, पता लगाता है ये किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो सबसे पहले इसमें आईपी वर्क करता है, फिर टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फिर उसके माध्यम से ये जो ट्रांसफ़र का काम होता है ये होता है। तो ये होता है टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल, इसको हम लोग एक साथ पढ़ते हैं।
फिर टीसीपी का मतलब वही जो सुरक्षा के दृष्टिगत जैसे सूचनाएं का आदान प्रदान हो रहा है तो उसकी सुरक्षा के साथ, बस यही चीज़ है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखेंगे यूडीपी। यूडीपी क्या है? तो ये यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। पूरा नाम क्या है? यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये एक ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए? इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। यूडीपी में डेटा को ट्रांसफ़र करने से पहले कनेक्शन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा हम लोग ने ऊपर टीसीपी में पढ़ा था तो उसके साथ पहले हमें आईपी की भी ज़रूरत हो रहती है। आईपी भी वर्क करता है उसमें। लेकिन इसमें क्या है? इसमें पहले कनेक्शन स्थापित करने के लिए आईपी जैसा कुछ भी इसमें काम नहीं करता है। इसके साथ यूडीपी के साथ आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये कनेक्शन लेस मतलब कि कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है, इसलिए इसमें पहले कनेक्शन मतलब कि आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये ज़्यादा सिक्योर भी नहीं है और ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करता है। इसी प्रकार एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, उसके लिए हमें जो इंटरनेट मॉडल है या ओएसआई जो ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल है उसको पढ़ना पड़ेगा। ओएसआई मॉडल और ये इंटरनेट मॉडल को का वीडियो सेपरेट रहेगा, उसके विषय में अलग से पढ़ेंगे, अभी बस आप जानकारी रखिए। फिर नेक्स्ट प्रोटोकॉल का नाम है पीओपी। पीओपी प्रोटोकॉल पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या है पीओपी? इसी में आपने कहीं कहीं देखा होगा पीओपी 3 लिखा रहता है, तो वह 3 का वर्जन अपडेटेड है बाकी यही चीज़, बट पीओपी 3 कंफ्यूज मत होइएगा, यही चीज़ है पीओपी, बस उसका अपडेटेड वर्जन है पीओपी 3। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, इसका इस्तेमाल ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मेल को प्राप्त करने के लिए, या कह सकते हैं अगर मुझे मेल प्राप्त हो रहा है तो हम मेल को डाउनलोड करेंगे तब प्राप्त होगा ना, तो डाउनलोड भी याद रखिएगा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर मेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है या प्राप्त करने के लिए किया जाता है, दोनों ही बात एक ही है। तो ये ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल होता है, इसका ईमेल को प्राप्त करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। जब आप अपना ईमेल प्राप्त करते हैं तो आपका ईमेल क्लाइंट पीओपी का उपयोग करके ईमेल को आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड करता है। तो आपको याद रखना है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस मतलब जब हमें कोई लेटर, पोस्ट ऑफिस क्या कार्य करता है? हमारे जो पत्र होते हैं, लेटर होते हैं, उनका आदान प्रदान करता है ना, तो उसी के नाम पर है पोस्ट ऑफिस। जब हमें जैसे कोई पोस्ट ऑफिस से हमें डाकिया कोई चीज़ देने आता है तो हम उसको इन हाउ कैसे डाउनलोड करते हैं ना, अपने पास प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इससे आप याद रखेंगे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को डाउनलोड या ईमेल को प्राप्त करने के लिए ये प्रोटोकॉल वर्क करता है। नेक्स्ट देखेंगे SMTP। इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप इन सब के जो पोर्ट नंबर ऊपर बताए थे उनको कहीं ना कहीं लिखकर जरूर याद रखेंगे अब, क्योंकि एग्जाम में पोर्ट नंबर भी पूछे जाते हैं। इसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर के द्वारा इंटरनेट पर ईमेल को भेजने के लिए किया जाता है। पीओपी क्या बताया था? डाउनलोड या प्राप्त करने के लिए, और इसमें देखिए ट्रांसफ़र आ रहा है, ट्रांसफ़र मतलब भेजने के लिए, इंटरनेट पर ईमेल को भेजने के लिए SMTP का यूज किया जाता है। इस प्रोटोकॉल में बहुत से कम्युनिकेशन गाइडलाइंस होते हैं जो ईमेल को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं, जैसे वीडियो, ऑडियो हो सकता है, उसमें इमेज हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, ये सब वगैरह। आपको बस SMTP में याद रखना है ईमेल को, इससे कोई क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जाता है ईमेल को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप SMTP बताएंगे, ठीक है। कहीं अगर उसमें लिख के आ जाता है सिक्योर वर्जन मतलब सुरक्षित तरीके से, तब आपको SMTPS लगाना है। SMTPS ओवर SSL और TLS, ये क्या है? तो ये सिक्योर वर्जन है इसका। ये SMTP को SSL या TLS मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कह सकते हैं, और भी सुरक्षात्मक दृष्टि से इसका सिक्योर वर्जन है के साथ जोड़ता है, जो डेटा को सुरक्षित रूप से इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट आपको बताया था, मतलब कि कोडिंग के फॉर्म में कोई ना कोई चीज़ भेजेगा जो थर्ड पार्टी उसको नहीं पढ़ पाएगा। तो SMTP हो गया और SMTPS इसका सिक्योर वर्जन हो गया। बाकी काम वही चीज़ है ईमेल को भेजने के लिए। जब हम अपने सिस्टम से कहीं मेल भेजते हैं तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMTP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड ही है ये MIME। ये क्या है? तो ये इसका SMTP का एक्सटेंशन है, इसी का ही पार्ट है। जो SMTP है इसका ही एक्सटेंशन है। जैसे इसका फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन यह एक मानक है जो आपको ईमेल में विभिन्न प्रकार की फाइलें जैसे कि इमेज, ऑडियो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए प्राप्त करने की अनुमति देता है। ये जैसे हम SMTP में भी ये काम करते हैं, ये इसी का मानक है, स्टैंडर्ड वर्जन है MIME। यह मूल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का एक विस्तार है जो केवल सादे टेक्स्ट संदेशों को सपोर्ट करता था, और
MIM मतलब SMTP, जब हम मेल को भेजते हैं तो जब हम उसमें मेल को एक वर्ड के फॉर्म में भी भेजते हैं, जब हम मेल को फोटो वीडियो या कुछ भी चीज़ ऐड कर देते हैं इमेज वगैरह, तब वो उसी के साथ इनबिल्ट मतलब साथ में ही MIME प्रोटोकॉल भी यूज हो जाता है, और उसी के साथ हम ईमेल बिना ईमेल मतलब MIM के बिना हम ईमेल को केवल सादे टेक्स्ट में ही भेज पाएंगे, और MIME के माध्यम से हम उसी में ऐड करके या ये जो इमेज वगैरह है इमेज वीडियो को ये MI मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन के माध्यम से भेज पाते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर में सिंपल है, नाम में सिर्फ वर्ड है, और उसी में MIME इंक्लूड कर देते हैं, तो वर्ड के साथ मतलब सिंपल मैसेज के साथ ये इमेज वगैरह फाइल्स वीडियो वगैरह भी इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसका इस्तेमाल देखेंगे, ये एक प्रोटोकॉल है जो आपको अपने ईमेल सर्वर पर संग्रहित ईमेल तक पहुंचने और उन्हें प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। प्रतिबंधित इन सेंस मैनेज करने की। तो ये क्या हो गया? एक्सेस करने की, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका मतलब कि आप अपने ईमेल को अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट या अन्य किसी डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका सिस्टम है, आपका ये PC है, आपने इस पे अपना मेल खोल रखा है और सारी मेल फ़ोन की मतलब फ़ोन क्या सारा डाटा आपका इसमें कवर है। इसी मेल को आपने हो सकता है मोबाइल में भी अपने खोला हो सकता है आपके पास 2 फ़ोन हो तो आपने इसी मेल को यहाँ भी और यहाँ भी खोला हो। तो ये बस ये इस चीज़ को एक्सेस प्रदान करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एक साथ आपके मेल को काफ़ी सारी डिवाइसों में एक्सेस करा सकता है। तो ये हो गया IMAP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखेंगे FTP। तो FTP क्या है? यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। क्या है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। फाइल ट्रांसफ़र है तो ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाएगा। ये प्रोटोकॉल कंप्यूटर में वेब पेज को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। इसका उपयोग करके यूज़र सर्वर से फाइलों को डाउनलोड करता है। अब हम जैसे वेब ब्राउज़र या सर्च इंजन के थ्रू हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो कोई ना कोई फाइल जैसे PDF डाउनलोड करना है या कोई हमें इमेज डाउनलोड करना है, तो कैसे होता है? तो ये FTP प्रोटोकॉल वर्क कर रहा होता है, तब हम अपने सिस्टम या अपने फ़ोन पर कोई ना कोई चीज़ या सर्वर को फाइलों वगैरह चीज़ें, ये सब कोई भी फाइल या PDF फाइल वगैरह इन सब चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या प्रोटोकॉल है इसका? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल फाइलों को ट्रांसफ़र करते वक्त इंक्रिप्शन की सुविधा प्रदान नहीं करता है, जिसकी वजह से हैकर्स फाइलों को आसानी से चोरी कर लेते हैं। जैसे कि जब हम कोई चीज़ जैसे डाउनलोड कर लेते हैं और इमेज हो गया या PDF हो गया, तो उसके साथ ही कुछ चीज़ें हमारे फ़ोन पर आ जाती हैं, हमको नहीं दिखती हैं। वो कोई कहीं ना कहीं वायरस आ जाता है, क्योंकि ये इसमें इंक्रिप्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है FTP में। नेक्स्ट देखेंगे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है देखेंगे? HTTP इंटरनेट पर सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल में से एक है। व्यापक मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पर इसका यूज किया जाता है। कैसे? ये एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW जो होता है वेब पेजों को लोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, ये प्रोटोकॉल हाइपरमीडिया, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि के रूप में ट्रांसफ़र करता है। ये भी FTP के समान ही होता है। एग्जाम्पल में जानेंगे, जब आप अपने वेब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का पता टाइप करते हैं या मतलब कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो आपका ब्राउज़र एक HTTP अनुरोध सर्वर को भेजता है, जहां से हम सूचनाएं सारी हमको मिलती हैं। सर्वर फिर वेब पेज को आपके ब्राउज़र को भेजता है, जिसे आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसके साथ वर्क करता है? WWW के साथ, वर्ल्ड वाइड वेब के साथ, जिसके साथ सारी वेब पेजेस की फाइलें जहाँ पर सारी इंक्लूड होती हैं, मतलब जहाँ पर मेन सर्वर में सेलेक्ट होती है, वहाँ से हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। तो सबसे पहले क्या करता है? वेब ब्राउज़र में जब किसी चीज़ को हम सर्च करते हैं, तो आपका जो ब्राउज़र है HTTP को अनुरोध भेजता है और फिर मतलब रिक्वेस्ट करता है कि इस सर्वर द्वारा ये चीज़ सर्च की जा रही है या मांगी जा रही है। तो सर्वर फिर आपके वेब पेज को आपके ब्राउज़र में भेजता है, जिसे आप देख सकते हैं या जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। तो HTTP का ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि इंटरनेट पर हम यही सारी चीज़ें सर्च करते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखेंगे, बस वैसी का एग्जांपल है, जैसे हम सर्च करते हैं तो यही सारी चीज़ें सारी किसके माध्यम से हम सर्च कर पाते हैं? HTTP के माध्यम से सर्च कर पाते हैं। फिर देखेंगे HTTPS। ये क्या है? S का मतलब सिक्योर से है। इसी प्रकार जब SMTP में S आया तो वो भी सिक्योर वर्जन था, ये भी इसका सिक्योर वर्जन है। ये HTTP का एक इनक्रिप्टेड वर्जन है,
ये एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है जिसमें ब्राउज़र तथा वेबसाइट के बीच में जितना भी कम्युनिकेशन होता है ये इनक्रिप्टेड होता है। मतलब थर्ड पार्टी पर्सन बीच में कहीं न कहीं हमारा जो कम्युनिकेशन है उसको देख नहीं सकता है, हैक नहीं कर सकता है, किसी न किसी प्रकार से इनक्रिप्ट नहीं कर सकता है, ये सिक्योर वर्ज़न में। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कोई ऑनलाइन ऐप चलाते हैं, जैसे किसी बैंक का कोई, जैसे भीम पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया वगैरह, ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब इसमें अगर कोई थर्ड पार्टी होगा तो अगर हम अपना पासवर्ड डालेंगे या सारी जो बैंक की डिटेल होगी तो ये सारी किसी न किसी थर्ड पर्सन को पता चल जाएंगी। इसलिए ये जब ये सारे काम्स होते हैं तो इसमें HTTPS सिक्योर वर्जन काम करता है। इसी प्रकार ऑनलाइन शॉपिंग में है, क्योंकि उसमें भी पैसों का ट्रांसफ़र करते हैं, क्या चीज़ मंगा रहे हैं, हमारा एड्रेस रहता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो एक मेन होस्ट है और जो हम सर्वर, मतलब एक सर्वर और एक क्लाइंट, इन दोनों के बीच में ही सारी कम्युनिकेशंस होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे टेलनेट। इसका पूरा नाम है टर्मिनल नेटवर्क। ये क्या है? ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। काफ़ी सारे पढ़े थे ऊपर जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है, लेकिन ये दूर स्थित भी किसी सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है, जैसे या ये किसी दूरस्थ कंप्यूटर या सर्वर के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। यह उपयोगकर्ता को रिमोट डिवाइस के साथ संचार करने में सक्षम होता है। रिमोट डिवाइस जैसे कि यहाँ पर एक मेन सर्वर है और इसके सारे क्लाइंट है, तो ये इसको रिमोट एक्सेस प्रदान करता है। कौन सा नेटवर्क? टेलनेट। टेलनेट क्लाइंट सर्वर सिद्धांत है पर काम करता है। पूछ सकता है इनमें से कौन सा नेटवर्क क्लाइंट सर्वर सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप कौन सा बताएंगे? टेलनेट या टर्मिनल नेटवर्क। इस प्रोटोकॉल का उपयोग ज़्यादातर क्लाइंट प्रोग्राम और रिमोट कंट्रोल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रोफर। ग्रोफर क्या है? ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल का एक पुराना टेक्स्ट आधारित प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर दस्तावेज को वितरित, खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रोफर वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआती विकल्प का प्रतिनिधित्व करता था। जब स्टार्टिंग में आया था प्रोटोकॉल्स वगैरह, तब ये ग्रोफर का यूज किया जाता है। हालांकि अब इसका यूज नहीं किया जाता है, इतना सिक्योर नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे VoIP। तो VoIP क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर नाम में ही है, वॉइस देखेंगे। ये एक ऐसी तकनीकी है जो इंटरनेट के माध्यम से कॉल करने में सक्षम बनाती है। जब हम व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करते हैं या और भी ऐसे एप्लीकेशन है जिनके माध्यम से हम इंटरनेट पर कॉल कर सकते हैं, तो वो सारी सुविधा हमें कब मिलती है, किसके माध्यम से? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से। नहीं तो कॉल इसको करी जा रही तो कॉल कहीं ना कहीं हैकिंग करके कहीं और पहुंच गई, तो इसलिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग ये वाला किया जाता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस टेक्निक पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी पर ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन का उपयोग करके काम करती है। आईपी मतलब जो बताया था, जैसे इस सिस्टम से इस सेट से इस सेट पर बात की जा रही है, तो यहाँ ना इसका आईपी एड्रेस पहले एक्सेस करेगा, इसको सूचना देगा कि इस आईपी एड्रेस से फ़ोन आया है, तब आप इसको उठा पाएंगे, तो वो आईपी एड्रेस के साथ वर्क करती है। नेक्स्ट देखेंगे DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये संचार प्रोटोकॉल है जो आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करती है, जैसे उसका एड्रेस हो गया या अन्य पैरामीटर्स हो गए। DHCP का उपयोग मुख्य रूप से उन नेटवर्क में किया जाता है जहां पर बड़ी संख्या में डिवाइस होते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर बड़ी संख्या में डिवाइस होते हैं। जब आप अपने स्मार्टफोन को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो DHCP सर्वर उसे एक आईपी एड्रेस और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। जहाँ पर जैसे हम वाईफाई यूज करते हैं ना, जैसे स्टेशन है, स्टेशन का एक मेन सर्वर है, यहाँ पर बड़े स्केल पर लोग यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर DHCP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये DHC सर्वर उसे एक आईपी एड्रेस और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, तब हम उस सर्वर से इंटरनेट को अपने फ़ोन पर एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो DHCP का पता चल गया, बड़े लार्ज स्तर पर इसका यूज होता है और ये स्मार्टफोन को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है। कौन सा प्रोटोकॉल? DHCP प्रोटोकॉल। अब सारे आपके प्रोटोकॉल्स खत्म हो चुके हैं, आपने 10 से 12 प्रोटोकॉल्स पढ़े और सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है WWW, ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? WWW इंटरनेट पर मौजूद सभी वेबसाइटों को एक जगह संग्रह या कलेक्शन होता है। ये सभी वेबसाइट वेब सर्वर पर स्टोर रहती हैं। अभी हम लोग ने ऊपर जब पढ़ा था वेबसाइट के विषय में, तो जो मेन वेबसाइट होती है इसके अंदर सारा का सारा डाटा कलेक्शन रहता है ना, किसके माध्यम से? ये WWW वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से इसमें सारा डाटा कलेक्ट होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो
www एक ऐसी सर्विस है जिसका उपयोग इंटरनेट में मौजूद जानकारी रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से हम सारी जानकारी अपने फ़ोन तक ला सकते हैं। वहाँ पर सारे डाटा सारा संग्रह रहता है या कलेक्ट रहता है। www का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति मुफ्त में कर सकता है और ये सभी डिवाइस में चलता है। अगला देखेंगे पॉइंट www, इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, और इसे W3 या वेब के W3 है ना, तो इसको W3 या वेब के नाम से W3 वेब के नाम से भी जाना जाता है। और जो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं 1989 में 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था, इसलिए इन्हें टिम बर्नर्स-ली को www का जनक कहा जाता है। www देखेंगे कि कैसे वर्क करता है, थोड़ी इसकी जो विशेषताएं हैं इस पर देखेंगे। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। इसका मतलब कि ये सभी डिवाइसों और ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब www ओपन सोर्स होता है। इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो ये ओपन सोर्स होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। यह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जिसका अर्थ होता है कि www का इस्तेमाल एक समय में बहुत सारे लोग कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक समय पर एक ही व्यक्ति इसका यूज कर रहा है, पता है आपको, काफ़ी सारे लोग इसका यूज कर सकते हैं एक साथ। फिर है हाइपर टेक्स्ट। इंटरनेट में मौजूद वेबसाइट में बहुत प्रकार की जानकारी मौजूद होती है। ये जानकारी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में होती है। हाइपर टेक्स्ट बताया था, जो भी इंटरनेट पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं जिसको हम सर्च कर पाते हैं, ये किस लैंग्वेज के द्वारा लिखी गई है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वही चीज़ें HTTP, उसी को बताया गया हाइपर टेक्स्ट। www में इन सभी जानकारी को आपस में जोड़ने के लिए हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे डायनेमिक। डायनेमिक क्यों है कि www डायनेमिक होता है क्योंकि इसमें मौजूद सभी जानकारी लगातार बदलती रहती है। जैसे कोई ना कोई चीज़ अपडेट रहती है, गूगल में हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, नई चीज़ अपडेट होती है तो उसके विषय में जानकारी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, तो ये डायनेमिक है। नॉट मैंडेटरी, ये आवश्यक नहीं है। जैसे किसी वेब पेज या वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम www का उपयोग करें। हम www के बिना भी वेबसाइट या वेब पेज का एक्सेस कर सकते हैं और अन्य तरीकों से भी खोज सकते हैं किसी दूसरे साइट के माध्यम से। फिर देखेंगे www के मुख्य रूप से 3 घटक भी होते हैं। क्या क्या है? URL, HTTP, HTML। इनको आपने पढ़ लिया है। HTTP प्रोटोकॉल पढ़ा है आपने ऊपर डिटेल में। HTML भी लैंग्वेज होती है, इसको भी पढ़ लिया है। और देख लेंगे अगर जो कुछ पॉइंट्स होंगे रह गए होंगे। URL, सबसे पहले URL को देखेंगे। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL एक वेब एड्रेस होता है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट में मौजूद वेबसाइट, वेब पेज या किसी विशिष्ट संसाधन जैसे वेब पेज, इमेज या कोई फाइल का पता लगाने या एक्सेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखें तो ये एक वेबसाइट ये एक URL है। इस URL के माध्यम से हमें उस सिस्टम का, जहाँ सर ये चीज़ एक्सेस की जा रही है, हमें उस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी, कहाँ पर है, कौन इसका यूज़ कर रहा है, इसका हैंडलर कौन है, ये सारी चीज़ें हमें URL के माध्यम से पता चल जाती है। प्रोटोकॉल, इसमें भी URL के भी 3 पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि प्रोटोकॉल ये बताता है कि संसाधन को कैसे एक्सेस किया जाना चाहिए, HTTP या HTTPS के माध्यम से। HTTP भी बताया था ऊपर आपको। डोमेन नेम क्या होता है? ये उस सर्वर का नाम है जहां संस्थान स्थित है। जैसे एग्जाम्पल फॉर .com, .in, इन से इंडिया। अभी आगे डोमेन नेम के काफ़ी सारे एग्जाम्पल बताएंगे, आप ये याद रखिए, ये संस्थान से संबंधित है। पद क्या होता है? ये बताता है कि संसाधन डोमेन कहाँ पर स्थित है, मतलब ये कहाँ पर लोकेटेड, होम पे है कि इंडेक्स, जैसे इस प्रकार की चीज़ें बताता है कि सेव कहाँ पर है। ये डोमेन नेम को देखेंगे, किसी वेबसाइट का पता होता है। जैसे लोग ब्राउज़र में टाइप करके वेबसाइट तक पहुँचते हैं। जैसे .com आपने काफ़ी यूज किया होगा, जैसे www.facebook.com, तो ये .com की बात कर रहे हैं। ये एक वाणिज्यिक या कह सकते हैं कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए सबसे आम और व्यापक रूप से मान्यता और प्राप्त ये डोमेन एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब चिन्ह है। अगर लास्ट में किसी वेबसाइट के लास्ट में कॉम लगा है तो हम जान जाएंगे कि ये कॉमर्शियल है। लास्ट में ORG लिखा है तो ये पता चल जाएगा कि ये गैर लाभकारी संगठन है, वहाँ के द्वारा, मतलब उनकी कोई वेबसाइट है। अगर .net लगा है तो इसका इस्तेमाल नेटवर्क या तकनीकी वेबसाइटों के लिए किया जाता है। .info लिखा रहता है किसी वेबसाइट की, जैसे www. यहाँ पर जिसका भी यूज़र नेम है, यहाँ पर .info लिखा रहता है तो ये कोई सूचना प्रदान करने वाली साइट्स है। इसी प्रकार बिज है, ये वेबसाइटों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। इसी प्रकार .gov जब लगा रहता है तो पता चल जाता है कि ये कोई सरकारी हैंडलर की वेबसाइट है।
इसी प्रकार EDU पता चल जाता है, जैसे कोई स्कूल का वेबसाइट नहीं, जैसे स्कूल या कॉलेज का वेबसाइट है तो उसके आगे EDU लगा रहता है एजुकेशन, तो पता चल जाता है कि ये कोई शैक्षणिक संस्थान से संबंधित वेबसाइट है। इसी प्रकार देखेंगे ये जो और भी डोमेन एक्सटेंशन के अलावा भी होते हैं, जैसे अगर कोई इंडिया की वेबसाइट है ऑल ओवर तो यहाँ पर .in लिखा रहता है। अगर यूके की है, यदि यूके या कहीं साइट में दिख रहा है तो ये यूके की है। इसी प्रकार अन्य देशों की हो सकती है अपनी अपनी। फिर नेक्स्ट देखेंगे HTTP भी हम लोग ने पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेंगे। ये एक प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। HTTP के बिना यूज़र वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता है। क्या है वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र जैसे कि हो गया हमारा क्रोम, हमारा मोजिला हो गया, या हमारा ओपेरा मिनी हो गया। तो ये सारे क्या है, ये वेब ब्राउज़र है और वेब सर्वर के बीच में ये कम्युनिकेशन करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कोई भी चीज़ का लेन देन या आदान प्रदान होता है ये इसी प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है। HTTP के बिना हम कोई भी चीज़ नेट पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं इस प्रोटोकॉल के बिना। फिर नेक्स्ट है HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार की HTML का इस्तेमाल वेबसाइट और वेब पेज को बनाने या लिखने के लिए किया जाता है। अब थोड़ा सा अंतर है इसमें, जैसे कि वर्डों में सिमिलरिटीज़ है HTML या HTTP, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेंगे। ये एक मार्कअप भाषा या लैंग्वेज होती है जिसका उपयोग वेब पेज की संरचना और सामग्री को बनाने या परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ये HTTP ये एक प्रोटोकॉल होता है जो वेब और डेटा को स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। HTML टैग का उपयोग करके वेब पेज पर टेक्स्ट, इमेज, लिंक और अन्य प्रकार की सामग्री को जोड़ा जा सकता है HTML के माध्यम से। जब हम लिखेंगे तो उसको उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, अगर हमें इमेज चाहिए या वीडियो चाहिए उस प्रकार से। और HTTP क्या होता है, ये क्लाइंट जैसे कि वेब ब्राउज़र और सर्वर जैसे कि वेब सर्वर के बीच संचार के लिए नियमों का एक सेट होता है। मतलब कि इस नियम के माध्यम से या इस प्रोटोकॉल के थ्रू ही हम ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ये उससे रिलेटेड चीज़ों को बताता है। नेक्स्ट है ये वेब पेज की संरचना को परिभाषित करता है, लेकिन ये वेब पेज को परिभाषित करता है। जैसे कोई साइट्स होती है, ये हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे या फिर अगली साइट पर पहुंच जाएंगे तो ये वेब पेज को ब्राउज करते हैं और ये उस संरचना या डिज़ाइन कैसे बनाया गया है पेज उसको इंडिकेट करता है। जो वेब ब्राउज़र को ये बताता है कि कैसे सामग्री को प्रदर्शित करना है, मतलब जो चीज़ें नीचे लिखी गई हैं वही चीज़ इंडिकेट करता है। जो वेब ब्राउज़र HTTP का उपयोग करके वेब सर्वर से वेब पेज को अनुरोध करता है और डाउनलोड करता है। आपको ऊपर HTTP जब बताया था तो अच्छे से बताया था कैसे उसको सर्वर भेजता है, फिर वो उसको रिक्वेस्ट करता है, फिर हमारे फ़ोन तक चीज़ें वो एक्सेस हो पाती हैं HTTP के माध्यम से। अब लास्ट जो देखेंगे इंटरनेट नेटवर्क है। इंटरनेट नेटवर्क क्या होता है, तो इंटरनेट नेटवर्क मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। बाकी सारे काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं ये 3 होते हैं। कौन कौन से? लैन होता है, मैन होता है और वैन होता है। लैन से लोकल एरिया नेटवर्क, मैन से मेट्रोपोलियन नेटवर्क और वैन से वाइड एरिया नेटवर्क। देखेंगे इनके अलग अलग क्या प्रकार हैं। तो लैन लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है ये एक छोटे क्षेत्र में कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को कनेक्ट करता है। मतलब छोटे जैसे कि घर, कार्यालय, एक भवन हो गया या आमतौर पर स्कूल या कॉलेज वगैरह होते हैं, मतलब कि एक ही इमारत पर जितने भी नेटवर्क यूज किए जाते हैं उसको लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत वहाँ पर सारे सिस्टमों को कनेक्ट किया जाता है। तो ये हो गया आपका लैन। नेक्स्ट है इसी प्रकार से मैन। ये क्या है? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। अच्छा, इन जो नेटवर्कों को एक दूसरे के सिस्टमों को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो वो जो टेक्निक होती है उसको ईथरनेट बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? ईथरनेट बोलते हैं, जो एक दूसरे से सिस्टम इस पे जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैन। तो मैन है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ये एक शहर या बड़े परिसर में नेटवर्क को जोड़ता है। ये लैन से जो अभी ऊपर पढ़ा लोकल एरिया नेटवर्क उससे थोड़ा बड़ा होता है और कई लैन एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब लेन कह सकते हैं, अगर ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक यहाँ पर अपना लैन नेटवर्क से एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर रखा है। अब इन्हीं को कनेक्ट करके हम इन तीनों को कनेक्ट करके यहाँ पर मैन से जहाँ पर चला रहे होंगे मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब छोटे छोटे लैन को कनेक्ट करके एक मैन जो नेटवर्क है इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है वैन। तो ये क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है, जैसे कि कई शहर, देश या महाद्वीप। मतलब इंटरनेट एक वैन का उदाहरण है। जो हम लोग www पढ़ते हैं, जो भौगोलिक हमारा पूरा विश्व का इंटरनेट चलता है, तो वो ये किस नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से।
अब हम और भी अन्य प्रकार के देख लेंगे। वीलैन, ये क्या है? वायरलेस लैन है। तो ये वायरलेस तकनीकी का उपयोग करके इसमें नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि वाईफाई होता है। और लैन में सिर्फ तारों या केबल के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। जो डब्लू लैन है ये वायरलेस से है, आपको याद रखना है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है पैन, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ये व्यक्तिगत उपकरणों के बीच कनेक्शन प्रदान करता है, जैसे कि हम ब्लूटूथ को जब एक से दूसरे सिस्टम पर कनेक्ट करते हैं, तो ब्लूटूथ के माध्यम से जो नेटवर्क हमारा कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये पैन के माध्यम से, पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि इसकी लिमिट तो सीमित होती है। फिर अगला है वीपीएन। तो वीपीएन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइवेट जो नेटवर्क होता है, ये क्या नाम है इसका? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन है। तो ये एक सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन होता है, और जो एक सार्वजनिक नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट पर स्थापित किया जाता है, लेकिन ये वही लोग यूज कर सकते हैं जिसको ये वीपीएन का यूज़र आईडी या इसका अपना पर्सनल पासवर्ड होता है, जो मेन सर्वर के द्वारा दिया जाता है। तो वीपीएन अधिकतर सरकारी संस्थाओं में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि सरकारी चीज़ें हैं, तो सारे दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इनका अपना नेटवर्क होता है, ये वीपीएन से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कैन क्या है। तो ये कैंपस एरिया नेटवर्क है। ये भी लैन का ही उदाहरण है, जो लोकल एरिया नेटवर्क है। सी का नया अपडेट वर्जन है। ये एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस में नेटवर्क को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है सैन। तो ये क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। ये डेटा भंडारण को उपकरणों को नेटवर्क से जोड़ता है, जो कि डेटा स्टोरेज से सारी चीज़ें रिलेटेड उपकरण होते हैं, उनको नेटवर्क से जोड़ता है। ये सारे हो गए नेटवर्क के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बीच में क्या अंतर है, क्योंकि सारे सिमिलरिटीज़ हैं वर्डों में, तो थोड़ा थोड़ा माइनर जो अंतर है उसको देखेंगे। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क होता है, दुनिया भर में लाखों उपकरण और कंप्यूटर को जोड़ता है, आपको पता है ये पब्लिक नेटवर्क होता है। और जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट मतलब इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, तो इसमें से इतना डिफरेंस है। इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, और जो एक्स्ट्रा नेट होता है ये भी प्राइवेट नेटवर्क होता है, लेकिन ये एक कंपनी के लोगों के द्वारा ही यूज किया जाता है। और ये क्या होता है? तो ये एक से अधिक कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके बाहर से कुछ लोगों को भी एक्सेस इसमें प्रदान किया जाता है। इंटरनेट को प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका इस्तेमाल केवल एक कंपनी के लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल, जो एक्स्ट्रानेट है, इसका इस्तेमाल एक से अधिक कंपनी या संगठन के बाहर कुछ लोगों को भी इसमें एक्सेस प्रदान किया जाता है। एक्स्ट्रा है मतलब बाहर के लोगों को भी इसमें एक्सेस दे दिया जाता है, जैसे फेसबुक और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां होती हैं। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। क्या हम इंटरनेट को जब यूज करते हैं अपने फ़ोन में, तो क्या हमें इसके लिए यूज़र नेम या किसी पासवर्ड की आवश्यकता होती है? वो तो जब वाईफाई हम किसी के दूसरे का नेट यूज करते हैं तब उसकी आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गया। फिर है, इंट्रानेट को एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड ज़रूरी होता है, और इसे भी एक्सेस करने के लिए जो एक्स्ट्रा नेट है इसको भी यूज करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। इसकी सुरक्षा यूज़र के डिवाइस पर निर्भर करती है, मतलब कि हम अपने फ़ोन को कैसे सिक्योर करके चला सकते हैं। लेकिन जो इसकी सुरक्षा होती है, ये फायरवॉल, फायर मतलब कि आग की दीवार, तो मतलब एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ये है कि इसकी सुरक्षा के लिए हमें फायरवॉल पर निर्भर होती है, और इसकी सुरक्षा इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के फायरवॉल पर इसकी भी निर्भर करती है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा दुनिया में सभी कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सकता है, और इसमें केवल कंपनी के एक कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है, और जो एक्स्ट्रानेट है इसके द्वारा एक से ज़्यादा कंपनियों के कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो थोड़ा सा अंतर था आपने देख लिया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ये है वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन। तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है या इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन से इससे पूछे जाते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र को आप जान लीजिए, एक प्लेटफॉर्म, क्या कह सकते हैं, एक इंटरनेट पर एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम जाकर कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट पर वेबसाइटों और वेब पेजों को देखने और उन पर नेविगेट करने की अनुमति देता है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारी तक पहुंचने में मदद करता है। जैसे कि अब हमें कोई चीज़ सर्च करनी होती है, तो क्या हम डायरेक्ट गूगल पे चले जाते हैं क्या? या जब अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी है, तो हम सिस्टम पे क्या सबसे पहले क्रोम खोलते हैं, मतलब जो वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम। इसी प्रकार जो गूगल क्रोम है ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। इसका नेक्स्ट भी मतलब अगला जो और दूसरे होते हैं ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, इसी प्रकार सफारी है, और इसी प्रकार ओपेरा है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सभी वेब ब्राउज़र कहलाते हैं एज अ प्लेटफॉर्म।
फिर जो नेक्स्ट है ये है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है। अब हम वेब ब्राउज़र के माध्यम से गूगल पर आ गए, या वेब ब्राउज़र के माध्यम से हम जो सर्च इंजन है हमारा याहू उस पर आ गए, फिर हमें कोई जानकारी जो सर्च करना है वो कर सकते हैं। ये वेब पेजों का एक इंडेक्स बनाता है जिसे फिर उपयोगकर्ता की खोज या क्वेरी के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। मतलब इस पर जाकर हम जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो कुछ सर्च इंजनों के नाम है देख लेंगे। गूगल, याहू तो आपको पता ही होगा। इसके अदर जो पूछे जाते हैं, बिंग पूछा जाता है एग्जाम में कि डक डक को क्या है, और बाइडो है, इसमें इंडेक्स है, आस्क येंडेक्स है, और आस्क डॉट कॉम है, और डॉकपिल है। तो इसमें पूछा जाता है, एक ऑप्शन दिया रहता है डक डक गो का, और इसमें पूछ लेगा कौन सा निम्न में से सर्च इंजन है। बाकी 3 वेब ब्राउज़र दे दिया जाएगा और एक ये सर्च इंजन दे दिया जाएगा। तो तब ये क्वेश्चनों को पहचानने के लिए ऐसे दिए जाते हैं। तो आपने वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन पढ़ लिए। तो इस आपने इंटरनेट के टॉपिक में काफ़ी सारे इंटरनेट से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ लिए हैं। अब कुछ MCQ फॉर्म में क्वेश्चन है, उनको देखेंगे जो हाल फिलहाल में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, संदेश भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय ये सुनिश्चित करने के लिए कि आउटगोइंग ईमेल संचार इनक्रिप्टेड है। आउटगोइंग मतलब भेजा जाने वाला मेल, जो कम्युनिकेशन है ये इनक्रिप्टेड मतलब सुरक्षित है। कौन सा प्रोटोकॉल और उसका सुरक्षित उपकरण सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? आपको पता होगा, अभी जब हम लोगों ने प्रोटोकॉल पढ़े थे उस पर बताया था, जो हम ईमेल भेजने में प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो उसका नाम है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, जब इसका अपडेटेड वर्जन मतलब कि सिक्योर वर्जन की बात की जाएगी, क्योंकि इसमें दिया गया है इनक्रिप्टेड है और इसका सुरक्षित संस्करण है। तो सुरक्षित है तो ये इसमें SMTP-S या SMTP ओवर SSL, सिक्योर सेफ्टी लेयर करके रहता है, और TLS। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सिक्योर वर्जन। अगर ये ऑप्शन में ना होता और तब हमको ये लगाना पड़ता, तब ऑप्शन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता, तब उसमें सिंपल ये पूछा जाता, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल मेल को मेल को भेजने में यूज किया जाता है, तब हम SMTP लगाते हैं। POP क्या होता है? POP में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में हम मेल को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कि प्राप्त कर सकते हैं। IMAP तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मतलब कि एक ही सिस्टम मतलब एक ही डिवाइस या एक से अधिक डिवाइसों पे जो मेल हमें रिसीव होता है तो ये मैसेज को एक्सेस करता है एक साथ, तो ये होता है IMAP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक प्रोटोकॉल कॉलम ए को उसके प्राथमिक कार्य विवरण से सुमेलित करना है। जो पहला दिया गया है SMTP, तो इसमें सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ईमेल भेजा जाता है मतलब मेल ट्रांसफर किया जाता है, तो हमको याद रखना है ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल है, तो ये सही है। फिर नेक्स्ट है IMAP, तो सर्वर पर ईमेल पुनः प्राप्त या एक्सेस करने और सिंक्रोनाइज करने के लिए प्रोटोकॉल है। पुनः प्राप्त मतलब एक ही डिवाइस में अगर वो मैसेज रिसीव हो गया है तो ऑटोमेटिक जितने भी मेल मतलब जितने भी सिस्टम में वो मेल खुला होगा ऑटोमेटिक उसमें रिसीव हो जाएगा, तो मैसेज को एक्सेस भी करता है। ये कौन सा? IMAP। नेक्स्ट है POP, तो POP का अपडेटेड वर्जन है 3, तो ये ईमेल को डाउनलोड या प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये भी सही दिया हुआ है। और नेक्स्ट है MIME, तो ये SMTP का ही नया वर्जन है MIME। इसमें क्या, इसमें सिंपल मेल को हम भेज सकते हैं और इसमें मल्टीमीडिया जैसे कि इमेज वीडियो वगैरह चीज़ें भेज सकते हैं। तो मल्टीमीडिया ईमेल संदेशों को फॉर्म करने के लिए मानक है। तो ये हो गए आपके कौन सा, सारे के सारे सभी मिलान जो है सब सामने के सामने दिए गए हैं, और ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। तो किसमें है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर C में है, तो C इसका राइट हो जाएगा। अब ये सारे क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, इसलिए ही इन क्वेश्चनों को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल प्राप्त करने या पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? ईमेल को प्राप्त करना मतलब डाउनलोड करना या रिसीव करना, तो हम POP का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, और भेजने के लिए SMTP का करते हैं। और FTP है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि फाइल को डाउनलोड और इधर उधर करने के लिए करते हैं। और इसमें आगे लिखा है ईमेल प्राप्त करने या पुनः प्राप्त करने के लिए, यदि इसमें लिखा रहता पुनः प्राप्त करने या मैसेज को एक्सेस करने के लिए, तब हम कौन सा लगाते हैं? तो IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें थोड़ा क्वेश्चन अटपटा है, तो अगर ईमेल प्राप्त करने के लिए बोलेगा तो POP लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, पुनः प्राप्त करने के लिए या एक्सेस करने के लिए IMAP, या लिखा रहता है कि सिर्फ प्राप्त करने या डाउनलोड करने के लिए, तब हम कौन सा लगाते? POP 3 लगाते। और भेजने के लिए क्या था? SMTP था।
अगला देखेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है। इसके माध्यम से जो सिस्टम पर मतलब किसी भी सिस्टम पर हम कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, इस फाइल से दूसरे फाइल पे जा सकते हैं। तो ये किसके माध्यम से, हाइपर टेक्स्ट, मतलब काफ़ी सारे बड़े भारी मात्रा में जो टेक्स्ट हमारे वेबसाइट्स में रहते हैं, तो उसके माध्यम से हम किसी न किसी वेबसाइट पर जा सकते हैं। किसके माध्यम से, HTTP। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सेवा उपयोगकर्ता को अपने स्थानीय कंप्यूटर का उपयोग करके इंटरनेट पर दूरस्थ कंप्यूटर में लॉगिन करने में सक्षम बनाती है। मतलब दूर स्थित कंप्यूटर को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। किसके माध्यम से ये पॉसिबल हो पाता है, किस प्रोटोकॉल के माध्यम से, तो ये टेलनेट प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, टेलनेट। आपको याद रखना है, दूरस्थ कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए टेलनेट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए, तो ईमेल भेजने के लिए आपको क्या बताया था, SMTP। वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच संचार के लिए, या फाइल डाउनलोड करने के लिए, तो FTP होता है। फिर है नेटवर्क पर डेटो को संचारित करने के लिए, या वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच संचार के लिए, तो वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच संचार के लिए। इसके ही माध्यम से तो हम सारी एक से वेबसाइट दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस प्रकार से हम इसके माध्यम से HTTP के हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से हम ये वेब सर्वर से और क्लाइंट के बीच कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है। तो क्वेश्चन ये इस प्रकार से बनता है, तो कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो सफारी है, क्रोम, गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोर भी एक वेब ब्राउजर है, लेकिन जो डकडकगो है ये सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे ask.com, बाइडियो हो गया, यांडेक्स हो गया, तो ये सब सारे क्या है, सर्च इंजन है। नीचे फिर से देख लेंगे सर्च इंजन और जो वेब ब्राउजर नीचे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस इंटरनेट प्रकार में सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा प्रदान की जाती है, सेवा दी जाती है। तो सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी डायल अप, किसकी, डायल अप सर्विस की। ये सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा देता था, तो इसका अब प्रचलन में नहीं है। तो जो सबसे धीमी कनेक्शन सेवा दी जाती है डायल अप सर्विस में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा संबंधित वेब पेजों या पृष्ठों का एक संग्रह है। तो वेबसाइट है जो कि काफ़ी सारे पेजों से, वेब पेजों से मिलकर बना है। वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस सारे जहाँ पर कलेक्ट हैं, तो उसी पर ही वेबसाइट बनती है। उसी वेबसाइट पर जाते हैं तब हमें सारे वेब पेजेस देखने को मिलते हैं। मतलब कह सकते हैं पेजों का संग्रह क्या होता है, वेबसाइट होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है और कम दूरी के भीतर इंटरनेट का एक्सेस करती है। तो ये रेडियो वेव्स, ये आपको पता होना चाहिए, वाईफाई जो होता है, वाईफाई का सिग्नल, ये हमारा क्या होता है, ये रेडियो वेव्स पर कार्य करता है, इसका इस्तेमाल करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये सबसे, आपको पता ही है, वाईफाई सबसे कम भीतर पर ही इंटरनेट को एक्सेस करता है। ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो वाईफाई का कनेक्शन ही खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो IPv4 और IPv6 को जब हम लोगों ने डिटेल में कंपेयर करके पढ़ा था दोनों को, तब इसको अच्छे से बताया था। तो पढ़ेंगे एक बार कथन को। IPv4 एड्रेस की लंबाई 32 बिट एड्रेस की होती है, सही है। IPv4 की जो 4 वर्जन है, इसकी जो लंबाई है एड्रेस का, ये 32 बिट होता है। IPv क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब कि IP एड्रेस जिसको नाम से जानते हैं। जब हम इंटरनेट पर संचार करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो जो IP एड्रेस के थ्रू हमारे सिस्टम को पहचाना जाता है, मतलब तार्किक तरीके से। यदि भौतिक तरीके से बात की जाएगी तो वो मैक एड्रेस के थ्रू जाना जाता है, जो सिस्टम बिल्ड होता है। तो उस पर जो एड्रेस रखा जाता है या किस प्रकार से बना है, कहाँ बना है, इसके पार्ट्स कैसे हैं, कंपोनेंट्स कैसे हैं, तो वो मैक एड्रेस के थ्रू होता है। तो इसमें क्वेश्चन में आते हैं, IPv4 एड्रेस, ये ठीक है, IPv4 की 32 और 6 की एड्रेस की होती है 128 बिट्स का होता है, ठीक है। इसके न्यूमेरिक एड्रेस में 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। जैसे 128 हो गया, फिर एक पॉइंट होता है, फिर 64 हो गया, मतलब कोई भी ऐसा डिजिट, 32 हो गया या 404 हो गया, तो इसके ये 4 ब्लॉक्स होते हैं। तो इसी प्रकार से आपको बताया था, तो ये ठीक हो जाएगा। और इसकी जो रेंज होती है 255 से ज़्यादा इसमें डिजिट नहीं होते हैं, और इनको जो सेपरेट किया जाता है, ये पॉइंट से सेपरेट किया जाता है। तो ये कथन सही है। और 6 में क्या होता है, इसमें न्यूमेरिक कोड, मतलब कि अंकों की बात कर रहा है। और 6 वर्जन में इसमें अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब कि इसमें 8 फील्ड्स भी होते हैं और उसको सेमी कॉलन से सेपरेट किया जाता है। और अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट जो ABCD होता है उसके साथ इसमें न्यूमेरिक दिए रहते हैं। तो इसके दोनों ही कथन ठीक है। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों कथन सही है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है, क्योंकि आपने सारी थ्योरी पढ़ ली, सारे आपने एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन भी देख लिए कुछ, तो ये आपको लास्ट में इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्वेश्चन है SMTP जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? फाइल को डाउनलोड करने के लिए, या नेटवर्क पर डेटा को संचारित करने के लिए, या ईमेल को भेजने के लिए, या वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।